हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईटी। तो आज मैं आपके सामने टैली क्रैश कोर्स का 4th क्लास लेकर आया हूँ। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हम सीखेंगे टैली के अंदर। उससे पहले मैं बता दूँ, आज के फीचर्स को सीखने से पहले ज़रूरी है फिर से कि आप लास्ट 3 क्लासेस की वीडियोज़ को अच्छे से देखें और समझें और प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। अगर आपने लास्ट 3 क्लासेस की वीडियोज़ को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो शायद ही आपको 4th क्लासेस की वीडियो समझ आए। कोशिश करें कि पहले लास्ट 3 क्लासेस की वीडियोस को कंप्लीट वॉच करें, उसके बाद ही 4th क्लासेस को आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। फर्स्ट है कोटेशन एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री, अल्टरनेटिव यूनिट्स एंड कंपाउंड यूनिट्स, बैच वाइज डिटेल, प्राइस लेवल लिस्ट, एडिशनल एक्सपेंसेस, रीऑर्डर लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है टैली के अंदर। इन मल्टीपल फीचर्स को कंबाइन करके आने वाले 1 घंटे के अंदर ये सारे फीचर्स मैं आपको सिखाऊंगा। जिसमें सबसे पहला है कोटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। कोटेशन बेसिकली है क्या? जब भी हम किसी कंपनी से या किसी भी फर्म से, किसी भी बिज़नेस से कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं, तो उससे पहले हम ऑर्डर देते हैं। और डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया जाता है। किसी भी चीज़ का ऑर्डर देने से पहले हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं, चेक करते हैं कि वो चीज़ ठीक है कि नहीं है, रेट सही है कि नहीं है। तो किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले उसकी इंक्वायरी ली जाती है, उसकी पूछताछ की जाती है। उसके बाद फिर उसका हम एक एस्टिमेट मंगाते हैं कि हम ये चीज़ इतना पीस ख़रीदना चाहते हैं, तो हमें कितने का पड़ेगा विद टैक्स, विद किराया। अगर वो चीज़ हमें ठीक लगे तो फिर हम उसके बाद उसका ऑर्डर देते हैं। तो किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करना, एक एस्टिमेट मंगाना कोटेशन कहलाता है। चाहे आप ही किसी कस्टमर को रिप्लाई कर रहे हो, किसी कस्टमर ने आपसे पूछताछ की है कि उसको ये सामान कितना पीस चाहिए, तो फिर आप उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे कि अगर वो इतना पीस लेता है तो किस रेट पे उसको टोटल कितने रुपए का पड़ेगा किराया और टैक्स के साथ। फिर उसके बाद फिर आपको सैंपल भेजना होगा, उसे वो चीज़ पसंद आएगी तो फिर वो आपको ऑर्डर देगा। तो किसी भी क्वारी का, किसी भी पर्सन की पूछताछ का रिप्लाई करने के लिए हम एक कोटेशन प्रिपेयर करते हैं। इसका दूसरा यूज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी किसी भी बिज़नेस को बिज़नेस लोन चाहिए होता है, तो बिज़नेस लोन लेने से पहले बैंक वाले जो है लोन देने से पहले एस्टिमेट मांगते हैं बिज़नेस ओनर से कि जिस चीज़ को आप ख़रीदना चाहते हैं, जिस कंपनी से आप ख़रीदना चाहते हैं, उस कंपनी से आप एक कोटेशन बनवाइए और बैंक में प्रेजेंट करना होता है कि वो मशीन, वो चीज़ कितने रुपए का पड़ेगा। तो फिर हम जिस कंपनी से सामान ख़रीदते हैं उस कंपनी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें उस मशीन का या उस चीज़ का एक एस्टिमेट बना करके दीजिए, कोटेशन बना करके दीजिए। फिर वो हमें कोटेशन बना करके देते हैं, हम उसको बैंक में प्रेजेंट करते हैं, बैंक वाले फिर उस अमाउंट के अकॉर्डिंग हमें लोन फाइनेंस करते हैं। तो कोटेशन का यूज़ लोन के पर्पज़ से भी किया जाता है। उसके बाद फिर हम ऑर्डर देते हैं, फिर बैंक वाले जो है लोन का अमाउंट उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं जिससे हमने कोटेशन रिसीव किया, जिससे हम सामान खरीदते हैं। देन ऑर्डर दिया जाता है, फिर परचेज एंड सेल्स होता है। ठीक है। इसके बाद इन्वेंट्री है, परचेज सेल, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। अल्टरनेटिव यूनिट्स एंड कंपाउंड यूनिट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने यूनिट्स ऑफ मेजर तो सीखा होगा, जैसे कि लास्ट क्लास में आपने पीसेज सीखा था, जिसको कि हमने सिंपल यूनिट्स ऑफ मेजर में यूज़ किया था। ठीक है। अब मान लीजिए कोई सामान हम परचेज़ कर रहे हैं, मान लीजिए मेडिसिन ही है। अब एक पैकेट के अंदर 10 पीसेज हैं। ठीक है। तो हमें पैकेट भी यूज़ करना है और हमें पीसेज भी यूज़ करना है, दोनों ही यूनिट्स को हमें यूज़ करना है। पहले तो हमने सिंपल पीसेज यूज़ किया, तो सिंपल यूनिट्स यूज़ किया। अब हमें पैकेट और पीसेज दोनों यूज़ करना है, तो फिर हमें क्या करना होगा? तो जब भी आपको पैकेट्स एंड पीसेज दोनों ही यूज़ करना हो, तो फिर आपको अल्टरनेटिव यूनिट्स यूज़ करना है। जब भी आपको डबल यूनिट्स यूज़ करना हो, तो फिर आपको अल्टरनेटिव यूनिट्स को यूज़ करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि डबल के बजाय ट्रिपल यूनिट्स हो जाता है, तो फिर हम क्या करें? एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 50 पैकेट्स हैं और हर पैकेट के अंदर 10 पीसेस हैं। इट मीन्स 1 बॉक्स के अंदर 500 पीसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ट्रिपल यूनिट्स है, बॉक्स भी है, पैकेट्स भी है और पीसेस भी है।
तो जब भी हमें ट्रिपल यूनिट्स को यूज़ करना हो तो फिर हमें कंपाउंड यूनिट्स यूज़ करना होता है। डबल यूनिट्स के लिए अल्टरनेटिव और ट्रिपल के लिए कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम इन यूनिट्स को भी यूज़ करेंगे आज। साथ ही साथ बैच वाइज डिटेल। बैच वाइज देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, जब ये कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे मान लो मेडिसिन की फैक्ट्री है, मेडिसिन बनाने वाली फैक्ट्री ने, कंपनी ने आज की डेट में मेडिसिन बनाया, हज़ारों लाखों मेडिसिन को तैयार कर दिया। उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आज की होगी, एक्सपायरी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद की होगी। जो 1 महीने के बाद बनेगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होगी और एक्सपायरी डेट अलग होगी। जो 6 महीने पहले बन चुका है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट अलग होगी और एक्सपायरी डेट अलग होगी। आइटम का नाम तो सेम ही रहेगा। तो कंपनी क्या करती है, जैसे आज की डेट में जितने भी मेडिसिन को बनाया है उन सबको एक पर्टिकुलर बैच नंबर दे देती है, पहचान देती है। जो बाद में बनेगा उसका बैच नंबर अलग होगा। तो इस तरीके से कंपनी जो है प्रोडक्ट को एक लॉट्स में, बैच में डिवाइड करती है। तो हमें किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आइटम्स के बैच नंबर को और उस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट को और उस आइटम्स की एक्सपायरी डेट को, इन 3 पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को शो करना है तो फिर हमें यूज़ करना होता है बैच वाइज डिटेल। ठीक है, जो कि टैली में स्पेशल फीचर गिवन है। एजिंग एनालिसिस क्या होता है, अब जैसे हमने आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को तो मेंशन कर दिया। डेट से हमें सिर्फ डेट पता चलेगा कि वो आइटम किस डेट को एक्सपायर होगा और किस डेट को बना है। लेकिन मुझे ये जानना हो, हज़ारों लाखों आइटम्स हैं और उनमें से मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है कि आने वाले 30 दिनों के अंदर कौन कौन से ऐसे बैचेज हैं जो एक्सपायर हो जाएंगे, आने वाले 60 दिनों के अंदर कौन कौन से ऐसे बैचेज हैं जो कि एक्सपायर हो जाएंगे आइटम्स हैं, या पिछले 30 दिनों में कौन सा बैच एक्सपायर हो चुका है, पिछले 100 दिनों में कौन सा बैच एक्सपायर हो चुका है। इस रिपोर्ट को हम निकालना चाहते हैं ताकि उस आइटम को साइड किया जाए और उसको फिर रिटर्न किया जाए। तो इस टाइप्स के रिपोर्ट्स को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं एजिंग एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस लेवल एंड लिस्ट। तो प्राइस लेवल लिस्ट, जैसा कि टॉपिक से, फीचर से समझ पा रहे होंगे आप, प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट, इसमें 2 चीज़ें हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कंपनी के अंदर एज़ पर लेवल ऑफ कस्टमर हम प्राइस के, आइटम के रेट लिस्ट को तैयार करते हैं। जैसे कंपनी है, उस कंपनी के पास डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स हैं। लाइक कंपनी के पास मैन्युफैक्चरर भी आते हैं, कंपनी के पास रिटेलर भी आएंगे, हो सकता है कि कंज्यूमर भी आ जाए। कंपनी हर किसी को सेल करती है और कंपनी चाहती है कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कंज्यूमर के लिए डिफरेंट प्राइस तय कर दिया जाए कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो हम उसको इस रेट पे, रिटेलर है तो उसको अलग रेट पे और कंज्यूमर है तो अलग रेट पे प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ क्वांटिटी का भी लेवल होता है कि इतने पीस तक ये रेट रहेगा, ज़्यादा पीस होगा थोड़ा कम रेट रहेगा, और ज़्यादा पीस होगा तो कुछ डिस्काउंट भी दे दिया जा सकता है। तो कस्टमर के लेवल के अकॉर्डिंग डिफरेंट आइटम्स की प्राइस लिस्ट को सेट कर देने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइस लेवल एंड लिस्ट, ताकि जब भी हम सेल करें तो वो जिस टाइप का कस्टमर होगा एट द टाइम ऑफ सेल, एज़ पर क्वांटिटी, एज़ पर लेवल ऑफ कस्टमर, आइटम का प्राइस या रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें यूज़ करना है प्राइस लेवल एंड लिस्ट। एडिशनल एक्सपेंसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कुछ आइटम्स परचेज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि लाने का किराया लगता है, चाहे उस आइटम्स को पैक कराने का किराया लगता है, पैक कराने का खर्चा होता है। तो जो भी आपने आइटम परचेज़ कर लिया, कोई भी आइटम आपने 100 रुपये का परचेज़ किया, उसको लाने का किराया लगा 10 रुपया, पैक कराने का 5 रुपया, तो अब वो आइटम आपके लिए 115 रुपये का पड़ चुका है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, वो किराया, वो पैकिंग चार्ज 15 रुपये जो भी है, उस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को आइटम की कॉस्ट में हमें ऐड कर देना है, ताकि वो 100 रुपये की कॉस्ट ना हो बल्कि वो 115 का शो करे। फिर हम उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस है, अतिरिक्त लागत है, उनको हम आइटम की कॉस्ट में अगर ऐड करना चाहते हैं तो हमें यूज़ करना है एडिशनल एक्सपेंसेस या एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, रीऑर्डर लेवल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है टैली का। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म नहीं चाहेगी कि उसके पास स्टॉक की कमी हो और स्टॉक की कमी होने की वजह से कस्टमर वापस जाए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम की वजह से स्टॉक की कमी हो जाए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट नॉलेज भी ऐसा हो जाता है कि स्टॉक की कमी हो और कस्टमर वापस चला जाए। हमें पता ही नहीं कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, कस्टमर आया, फिर उसने डिमांड की, कस्टमर वापस गया। तो हम चाहते हैं कि एक स्टॉक का एक ऐसा लेवल सेट कर दिया जाए कि स्टॉक हमारे पास उस लेवल से कम ना हो। अगर कम होता भी है तो हम उससे पहले उसको ऑर्डर दे दें खरीदने का। ठीक है, तो स्टॉक का एक मिनिमम लेवल
या स्टॉक का वो लेवल जिस लेवल से हमारा स्टॉक कम हो तो हम उसका एक ऑर्डर प्लेस कर दें, उसके लिए हमें यूज़ करना है रीऑर्डर लेवल। टैली एक रिपोर्ट बना देता है, उस रिपोर्ट में जाकर के हम चेक कर पाएंगे कि हमारा लेवल क्या है, स्टॉक है कितना, कमी कितने की है, तो फिर हमें ऑर्डर कितने पीस का देना होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट फीचर्स है जो कि आज की क्लास में हम सीखेंगे। उम्मीद है कि सारे फीचर्स की डेफिनेशन आपने अच्छे से समझी। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, सबसे पहले जिस फीचर को आप यूज़ करना चाहते हैं आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। आप देख पा रहे हैं कि कोटेशन है, अल्टरनेटिव यूनिट्स एंड कंपाउंड यूनिट्स है, बैच वाइज डिटेल है, प्राइस लेवल लिस्ट, एडिशनल एक्सपेंसेस है, रीऑर्डर लेवल है। ठीक है, F11 F2 प्रेस कीजिए। यहाँ से ये रहा मेंटेन बैच वाइज डिटेल, मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इसे यस करना है। इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, को भी यस कर लेना है। आप चाहें तो लास्ट क्लास में जो भी आपने फीचर्स यूज़ किया था उसको भी आप एक्टिवेट करके कंबाइन यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरी है कि पहले आप सिर्फ उन फीचर्स को यूज़ करें जो आज मैं सिखा रहा हूँ। इन फीचर्स की इंडिविजुअली प्रैक्टिस करने के बाद फिर लास्ट क्लास के फीचर्स को कंबाइन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, कोटेशन के लिए कोई स्पेशल एक्टिवेशन अलग से नहीं करना होता, इन्हीं दोनों को एक्टिवेट करना होता है। अगर आप डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यस कर सकते हैं। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, ये वाला फीचर हम स्पेशली प्राइस लेवल एंड लिस्ट में यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसे यस कर रहे हैं। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, एडिशनल एक्सपेंस के लिए हम यस कर रहे हैं। और ये है मल्टीपल प्राइस लेवल, जो हम चाहते हैं कि रिटेलर, कंज्यूमर और होलसेलर के अकॉर्डिंग डिफरेंट आइटम का रेट लिस्ट बना दिया जाए, तो इसे भी यस कर लेना है। जैसे हम इस ऑप्शन को यस करेंगे यहीं पर ही हमसे पूछा जाएगा कस्टमर लेवल, ठीक है, कंपनी प्राइस लेवल। तो यहाँ पे आप डिफरेंट लेवल सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा होलसेलर, देन लिखा रिटेलर, और अगर हम कंज्यूमर को भी सेल करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का भी आपको रेट लिस्ट बनाना है। किसी पर्सन का भी नाम यहाँ पे इंडिविजुअली आप सेट कर सकते हैं कि उस पर्सन के लिए हम अलग से ही रेट लिस्ट तय कर देना चाहते हैं, और फिर आप इस फीचर को एंटर करके या फिर कंट्रोल A प्रेस करके सेव करेंगे। एक बार देख लेते हैं एक्सेल सीट पे कि कौन कौन से फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं। कोटेशन हमने एक्टिवेट कर दिया है, इन्वेंट्री की पर्टिकुलर एक्टिवेशन नहीं होती है। अगर आप देखें तो गेटवे ऑफ टैली पे इन्वेंट्री का ऑप्शन है, तो फिलहाल हमें एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेटिव यूनिट्स एंड कंपाउंड यूनिट्स को एक्टिवेट F11 F1 से नहीं किया जाता, बल्कि आइटम बनाते वक्त F12 से कन्फिगर किया जाता है। बैच वाइज हमने एक्टिवेट कर ही लिया है। एजिंग एनालिसिस एक रिपोर्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट हम चेक कर पाएंगे। प्राइस लेवल लिस्ट हमने एक्टिवेट कर लिया, क्रिएट भी कर दिया है। एडिशनल कॉस्ट भी हमने एक्टिवेट कर लिया। रीऑर्डर लेवल के लिए अलग से नहीं करना होता, हमें ऑर्डर प्रोसेसिंग को ही एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो फीचर्स हमने ऑलमोस्ट सारे एक्टिवेट कर दिए हैं। ज़रूरत के अकॉर्डिंग फिर से हम कुछ कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दूं, कैश इंट्रोड्यूस कर दूं। अकाउंटिंग वाउचर में गया, F6 प्रेस किया, कैपिटल करना है क्रेडिट, लिखा हमने मिस्टर खान कैपिटल, दिस इज अंडर कैपिटल अकाउंट। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 25 लाख रुपीज़ बिजनेस में कैनरा बैंक में इंट्रोड्यूस किया, दिस इज अंडर बैंक अकाउंट। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं, हालांकि बैंकिंग की क्लास में आपको अलग से दूंगा, फिलहाल आप इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले अब इन्वेंट्री हम यूज़ करेंगे, जिसमें इन्वेंट्री इन्फो में जा करके सबसे पहले मैं यूनिट्स ऑफ मेज़र क्रिएट करूँगा। ठीक है, आप चाहे तो यूनिट्स ऑफ मेज़र को आइटम्स क्रिएट करते वक्त भी Alt+C यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, बट आप पहले क्रिएट कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यूनिट्स ऑफ मेज़र में चलते हैं, क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूनिट्स क्रिएट करना है। तो अगर आप ट्रिपल यूनिट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो 3 यूनिट्स बनाना होगा। अगर आप डबल यूनिट्स यूज़ करना चाहते हैं तो 2 यूनिट्स। सिर्फ पैकेट और पीसेज यूज़ करना है तो पैकेट और पीसेज बना लीजिए। अगर आपको 3 यूज़ करना है तो फिर कंपाउंड भी क्रिएट करना होगा। तो पहले मैं 3 सिंपल यूनिट्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक पैकेट, दूसरा पीसेस और तीसरा बॉक्स। तो चलते हैं टैली में। यहाँ पे टाइप में आपको सेलेक्ट करना है सिंपल, ठीक है, और फिर सिंबल में लेना है आपको पीसीएस का सिंबल, PCS, ठीक। डेसिमल वैल्यू 0 रखना है। फिर लेना है पैकेट्स, फुल नेम, डेसिमल प्लेस 2 रखना है। फिर लिखना है बॉक्स, डेसिमल प्लेस 0 रखना है। ठीक है, एक यूनिट से आपको कंपाउंड
क्रिएट करना होगा अगर आप कंपाउंड यूज़ करना चाहते हैं। बैक स्पेस कीजिए, टाइप में जहाँ पर सिंपल है वहाँ पे आपको क्या लेना है, कंपाउंड। अब यहाँ पे कंपाउंड में हम 2 यूनिट्स को शो करते हैं। बॉक्स और पैकेट का हम रिलेशन दिखाना चाहते हैं कि एक बॉक्स में, मतलब बॉक्स ऑफ 50 पैकेट्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बॉक्स में 50 पैकेट हो गया, हमने इसको सेव कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, आइटम्स को क्रिएट करना है। मैं 2 आइटम्स बनाऊंगा, एक आइटम में हम डबल यूनिट्स यूज़ करेंगे और एक में ट्रिपल यूनिट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो 3 आइटम भी बना सकते हैं, जैसे मैं 3 ही बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्रिएट किया PCM टैबलेट्स, मान लीजिए, ठीक है। PCM टैबलेट लिखा, अंडर में प्राइमरी ही रहने दिया। चाहे तो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट्स में PCM टैबलेट में सिंपल और सिंगल यूनिट यूज़ करना चाहता हूँ, ओनली पीसीस का, तो यहाँ पे लिखा हमने पीसीस। यूनिट्स में पीसेस ले लिया। अल्टरनेटिव यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल रखना है। कई बार ये अल्टरनेटिव यूनिट्स का ऑप्शन नहीं आता है, जब यूज़ करना होगा तब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। फ़िलहाल नॉट एप्लीकेबल लेना है, अगर फ़िलहाल यूज़ नहीं करना है तो। मेंटेन इन बैचेस को यस ज़रूर कर लेना अगर आप इस PCM टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर को शो करना चाहते हैं तो यस करेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शन को भी यस करना है और एक्सपायरी डेट के भी ऑप्शन को यस करना है, फिर सेव कर देना है। PCM टैबलेट क्रिएट किया। ऐसे ही हम एक और आइटम बना रहे हैं, डी कोल्ड टोटल, दिस इज ऑल्सो अ टैबलेट। सो अंडर प्राइमरी यूनिट्स में अब मैं चाहता हूँ कि डबल यूनिट्स यूज़ करूँ, लाइक इसका पैकेट भी यूज़ करना है मुझे और पीसेज भी यूज़ करना है। डेकोल टोटल में एक पैकेट के अंदर 20 पीस होता है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो अगर मुझे शो करना है कि एक पैकेट में 20 पीसेज हैं तो वो कैसे मैं शो करूँ, ज़रा देखते हैं। यूनिट्स में हमें लेना होगा पीसेस और अल्टरनेटिव में लेना है हमें पैकेट्स। ध्यान रहे, यूनिट्स में पीसेस और अल्टरनेटिव में क्या लेना है, पैकेट्स। अगर ये अल्टरनेटिव यूनिट्स का ऑप्शन ना आ रहा हो तो फिर आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ से एक ऑप्शन है यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम। अगर मैं इस ऑप्शन को नो कर देता हूँ तो अल्टरनेटिव यूनिट्स का ऑप्शन वहाँ से हट जाएगा, बट मुझे यूज़ करना है तो F12 से मुझे इस ऑप्शन को यस करना है। F12 प्रेस किया और फिर अल्टरनेटिव यूनिट्स के ऑप्शन को यस किया, फिर हमने सेव कर दिया। अब देखा तो अल्टरनेटिव यूनिट्स का ऑप्शन शो कर रहा है। यूनिट्स में हमने पीसेज लिया, दिस इज़ मेन यूनिट्स। अल्टरनेटिव में हमने लिया पैकेट्स, फिर हमने यहाँ पे दिखाया कि 1 पैकेट इज इक्वल टू 20 पीसेस। क्लियर है, 1 पैकेट इज इक्वल टू 20 पीसेज। आप ऐसे भी शो कर सकते थे, ऊपर पैकेट नीचे पीसेस, फिर यहाँ पे 20 पीसेज 1 पैकेट शो करना होता, ठीक है। मेंटेन बैचेस को हमने यस किया और एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग को भी यस कर दिया। एक और यूनिट हम क्रिएट करें, आइटम्स क्रिएट करें, जैसे मैंने लिखा सेरेडन टैबलेट, ठीक है। तो फिर से हमने इस तरीके से लिखा सेरेडन टैबलेट। यूनिट्स, अब मैं इसमें बॉक्स भी यूज़ करना चाहता हूँ, पैकेट भी यूज़ करना चाहता हूँ और पीसेज भी यूज़ करना चाहता हूँ। ये वाला एग्जांपल कि मान लीजिए सेरेडन टैबलेट में एक बॉक्स के अंदर 50 पैकेट है, हर पैकेट के अंदर 10 पीस है, इसका मतलब कि एक बॉक्स में 500 पीस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें यूनिट्स में लेना है पीसेस और अल्टरनेटिव में हमें कंपाउंड यूनिट्स को यूज़ करना है। अल्टरनेटिव में हमें कंपाउंड यूनिट्स को यूज़ करना है। एक बॉक्स में 50 पैकेट हमने ऊपर ही कंपाउंड में शो कर रखा है, फिर हमसे पूछा जाएगा कि हर पैकेट में कितने पीस है, फिर हमने लिया 1 पैकेट इज इक्वल टू 10 पीसेस। फिर मेंटेन इन बैचेस को यस किया, मैन्युफैक्चरिंग यस किया और एक्सपायरी को भी यस कर दिया, देन सेव कर दिया, ठीक है। आप वीडियोस को रिपीट करके बार बार देखेंगे तभी समझ आएगा, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है यहाँ पे, देन आप इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 आइटम्स क्रिएट किया और तीनों में डिफरेंट यूनिट्स को हमने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। अब हमने एक कंपनी क्रिएट की है, उस कंपनी के अंदर हम एक लेवल सेट कर देना चाहते हैं इन सभी आइटम्स का कि आइटम्स हमारे इस लेवल से कम ना हो। अगर ये कम होता है तो हम उसको परचेज़ करने का एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो उस लेवल को सेट करने के लिए हमें इसी रीऑर्डर लेवल पे जाना है और रीऑर्डर लेवल पे स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है, चाहे ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप ले लीजिए, ग्रुप में ऑल आइटम्स, क्योंकि हम सारे आइटम्स के लेवल को सेट करना चाहते हैं, ठीक है। 2 तरीके हैं रीऑर्डर लेवल के, एक एडवांस पैरामीटर है और एक सिंपल पैरामीटर है, ठीक है। तो फिलहाल क्रैश कोर्स में सिंपल पैरामीटर सिखा रहा हूँ, एडवांस पैरामीटर फुल कोर्स में आप लोग सीखेंगे। Alt+M और Alt+R से आप एडवांस को यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब सिंपल लाने के लिए Alt+R Alt+M प्रेस करना है। तो Alt+R प्रेस किया, Alt+M प्रेस किया, इन 2 फील्ड को, इन 2 ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे रीऑर्डर लेवल के अंदर। जैसे कि डिकॉल टोटल टैबलेट के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि रीऑर्डर क्वांटिटी बताइए। ये वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी से हमारा स्टॉक कम होता है तो फिर हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा लेवल जो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में इतना पीस स्टॉक कम से कम हो, जैसे ही स्टॉक हमारा उस लेवल से कम होगा हम उसको ख़रीदने का ऑर्डर दे देंगे,
ठीक है। तो हम चाहते हैं कि डिकॉल टोटल हमेशा हमारे कंपनी के अंदर 1000 पीसीज अवेलेबल हो, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर, जब भी हम किसी को ऑर्डर देंगे तो कितने पीस का ऑर्डर कम से कम देंगे, 1000 पीस हमारे पास कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए अब मेरे पास मान लीजिए 998 पीस है या फिर 990 या 999 पीस है, एक पीस की कमी है सिर्फ, तो क्या हम किसी को एक पीस खरीदने का ऑर्डर देंगे? नहीं। तो जब भी हम किसी को ऑर्डर देंगे तो हम चाहते हैं कि कम से कम 100 पीस का ऑर्डर दे, चाहे कम से कम 500 पीस का या 10 पीस का। कभी भी हम ऑर्डर देंगे तो कम से कम कितने पीस का देंगे? तो हमने कहा 100 पीसेस का। ऐसे ही पीसीएम टैबलेट हमने तय किया कि पीसीएम टैबलेट हमारे पास कितना होना चाहिए। हमने कहा ये 2000 पीस होना चाहिए कम से कम 2 पीस का, और ये हमारे पास 5000 होना चाहिए कम से कम 500 पीस का ऑर्डर हम देंगे। तो ये हमने सिर्फ एक लेवल डिसाइड कर दिया कि इतना इतना पीस हमारे पास कम से कम होना चाहिए, और उससे कम है तो हम इतने पीस का ऑर्डर देंगे। क्लियर? यस कर दिया, सेव कर दिया हमने। तो हमने एक सिर्फ लेवल डिसाइड किया। फिलहाल हमारे कंपनी के अंदर अभी एक भी पीस कोई भी आइटम नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी डीलिंग नहीं किया, ना ही कोई परचेज़ ना ही कोई सेल है। ट्रांजेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने एक एंट्री की थी कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो इस बिहाफ पे अगर आप बैलेंस शीट को चेक करना चाहें तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने रुपए आपके पास बैंक में है और इतना आपके पास लायबिलिटी है कैपिटल के रूप में, ठीक है। तो हमने तो सिर्फ एक लेवल तय किया है। हमारे पास स्टॉक बिल्कुल नहीं है, आप स्टॉक देखें तो बिल्कुल ज़ीरो है। हमने लेवल भी सेट कर दिया है कि हमारे पास 500, 1000, 5000 इतना पीस होना चाहिए। तो कंपनी जानना चाहती है कि कौन सा पीस हमारे पास कितना है, कितना होना चाहिए था, कितने की कमी है, तो कितने का हमें ऑर्डर देना होगा। इस बात को चेक करने के लिए हमें एक रिपोर्ट चेक करना होता है, ठीक है। उस रिपोर्ट के लिए हमें जाना है डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, ठीक है। यहाँ आएंगे और फिर प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। टैली आपको बता देगा ये क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, अभी तक आपने कोई परचेज ऑर्डर नहीं दिया, ना ही कोई ऑर्डर पेंडिंग है, ना ही कि सेल ऑर्डर आपके ऊपर ड्यू है, नेट अवेलेबल बिल्कुल ज़ीरो है। ये हमने लेवल सेट किया था कि इतना पीस हमारे पास रीऑर्डर का लेवल है कि 1000 से कम हो जाता है तो हम ऑर्डर देंगे। जाहिर सी बात है कि है बिल्कुल भी नहीं, और हमने कहा कि 1000 होना चाहिए, तो कमी कितने की? 1000 की है, तो ऑर्डर भी कितने का देना होगा? 1000 पीस का। कम से कम 100 पीस का है, लेकिन फ़िलहाल हमें ऑर्डर कितने का देना है? 1000 पीस का। तो हर एक आइटम में शॉर्टफॉल है, कमी है, क्योंकि है तो बिल्कुल नहीं। चलिए अब चलते हैं प्राइस लेवल इन लिस्ट की तरफ, या फिर हम एक ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ऑल्ट प्लस F4 हमने परचेज ऑर्डर दिया। किसी पार्टी को हमें किसी पार्टी से हमें ख़रीदना है, उससे पहले हमने ऑर्डर दिया, ठीक है, 2 अप्रैल को। ऑल्ट प्लस C करके उस पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे या उस कंपनी का नाम, ठीक है। जैसे हमने लिखा देवराज केमिस्ट, उससे हमें परचेज़ करना है, विल बी सन्ड्री कैटर फॉर अस। अब अगर हमें डिसाइड करना है कि देवराज इस टाइप का कस्टमर है, हालांकि हम उससे परचेज़ कर रहे हैं, तो हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस लेवल लिस्ट जो है सेल के वक्त अप्लाई होता है, ना कि परचेज़ के वक्त। फ़िलहाल हम परचेज ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं, तो बिल वाइज डिटेल हम यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, देन आप इसे सेव करेंगे। परचेज़ ऑर्डर में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी होती है दिखाना। जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जाहिर सी बात है ऑर्डर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, दो पार्टियों के बीच एक सहमति है कि हाँ हम आपसे सामान खरीदना चाहते हैं, इस रेट पे इतना भी इस डेट तक हमारे पास आ जाना चाहिए। तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं है, लेकिन हमारे पास एक रिपोर्ट या रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि हमने किसको किस चीज़ का कितने पीस का ऑर्डर दे रखा है, कब तक वो सामान आएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, हमें पेमेंट कैसे करना है, चेक से या कैश से, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है कि वन टाइम करना है। माल हमारा खुद की गाड़ी से हमें लाना होगा या फिर वो खुद ही हमें भेजेंगे बाई ट्रक या बाई रेलवे या बाई एयर या फिर बाई रोड, किस तरीके से माल आएगा। तो उन इन्फॉर्मेशंस को, कंडीशंस को यहाँ पे आप यूटिलाइज या मेंशन कर सकते हैं। नीचे आइए, यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑर्डर डिटेल्स, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। अगर ये ऑप्शन शो ना कर रहा हो, ये येलो स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले ही ना हो रही हो, तो क्या करेंगे आप? चलिए देखते हैं, एक बार स्किप करें, बैक जाएँ। इस वाउचर के अंदर आपको F12 प्रेस करना है। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे स्क्रीन पे, F12 करने के बाद इनेबल सप्लीमेंट्री डिटेल। अगर ये ऑप्शन यस है तो ही येलो बॉक्स खुलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी, आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो फिर वो ऑप्शन नहीं खुलेगा। जैसे हम पार्टी के नाम पे एंटर करते हैं तभी वो ऑप्शन खुलना चाहिए, जो कि नहीं खुल रहा, आगे की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। फिर हम F12 से सप्लीमेंट्री डिटेल को यस करेंगे। फिर जब हम इसे सेव कर देंगे तो जैसे हम पार्टी पे एंटर करेंगे तो वह इन्फॉर्मेशन हमसे दोबारा से पूछेगा। अब यहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे।
मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट मीन्स कि हम कैश में पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि पेमेंट आपको हम चेक से करेंगे। जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर देते वक्त ही हमने उन पार्टी को, देवराज केमिस्ट को, ये बातें बता दी कि हम आपको चेक से ही पेमेंट करेंगे। अदर रेफरेंस लास्ट में बताऊंगा। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करना होता है। जैसे मैंने कहा गुड्स शुड बी वेल पैक्ड, इसको सही से पैक करके भेजना है, ठीक है। या टूट फूट गया तो आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी ऐसी कंडीशन जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। डिस्पैच थ्रो में हम ट्रांसपोर्टेशन लिखते हैं कि कैसे आएगा, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय एयर या बाय ट्रक, बाय टेम्पू, कैसे माल चाहिए आपको। हमने लिखा है कि हमें माल बाय ट्रक चाहिए, बाय टेम्पू चाहिए, जो भी चाहिए। डेस्टिनेशन देखिए, हमारा ऑफिस मान लीजिए किसी जगह पे और गोडाउन जो हमारा किसी और जगह पे, हम चाहते हैं कि मेरा माल जो गोडाउन पे पहुंचाया जाए, गोडाउन पे आ जाए, तो हम उसको वो डेस्टिनेशन, वो जगह बताएं कि माल हमें कहाँ पे चाहिए। तो हमें मान लीजिए मुंडका में हमें माल चाहिए, ठीक है। इन सब इन्फॉर्मेशन के अलावा भी कुछ और यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अदर रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे सेव करेंगे। ऑर्डर नंबर, सीरियल नंबर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका ऑर्डर नंबर होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पीओ, मतलब कि परचेज ऑर्डर को हम पीओ बोलते हैं, ठीक है। पीओ पार्टी का नेम का शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। देवराज केमिस्ट मतलब कि डीसी लिख दिया और फिर स्लैश करके 001 नंबर, ऑर्डर नंबर 1। तो इससे पहचान में आता है कि परचेज ऑर्डर है, देवराज केमिस्ट का नंबर 1 है, ठीक है। परचेज का लेजर Alt+C प्रेस करके क्रिएट करना है। परचेज अंडर परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, डीकोल टोटल, कितना हमें परचेज करना है, ये माल कब तक आएगा। डीकोल टोटल हम ऑर्डर दे रहे हैं 2 अप्रैल को, माल आएगा 2 मई तक, ठीक है। गुड्स 2 मई तक आएगा। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है बैच या लॉट नंबर। जाहिर सी बात है, देखिए अभी आप सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं आइटम्स को खरीदने का। जब आइटम आएगा तब आपको पता चलेगा कि बैच नंबर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होगी, एक्सपायरी डेट क्या होगी। तो फिलहाल बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यूज़ नहीं करना है, तो आप यहाँ पे एनी लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी, कितने पीस का आप ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। डीकोल टोटल मैंने 200 पीस का ऑर्डर दिया है। 200 पीस का मतलब क्या हुआ, 10 पैकेट्स। देखिए जब भी हमने आइटम्स को क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने शो किया था पैकेट्स एंड पीसेस, सिर्फ 2 यूनिट्स को यूज़ किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 200 पीसेस का मतलब है 10 पैकेट, एक पैकेट में 20 पीस है। रेट यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, पर पीस का हमसे पूछा जा रहा है तो पर पीस का मैंने 4 रुपीज़ रेट दिखा दिया। दिस इज़ 800 रुपीज़, ठीक है। डिस्काउंट क्या आपको कुछ मिलेगा, अगर आपको मिलेगा तो फिर आप दिखा दीजिए, अदरवाइज़ ब्लैंक रखिए। ऑर्डर आप दे रहे हैं तो रेट आपको कंफर्म होगा ही, फिर एंट्री करेंगे, आप सेव कर देंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट यूज़ नहीं करना है फिलहाल। D1 नेक्स्ट ब्लैंक रखना है। फिर सेकेंड आइटम को आप ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। PCM टैबलेट में देखते हैं, कंट्रोल एंटर करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। हमने इसमें सिर्फ पीसेज यूज़ किए, नो मोर पैकेट्स। ये भी हमें 2 मई को चाहिए। एनी 800 पीस, रेट 6 रुपीज़ है। फिर से नेक्स्ट आइटम है सेरेडन टैबलेट, इसमें हमने ट्रिपल यूनिट्स यूज़ किया था, बॉक्स भी, पैकेट भी और पीसेज भी। ये भी हमें 2 मई को चाहिए। एनी में एनी लेना है आपको। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे दिखाया कि हमारे पास ये चीज़ 1500 पीस होना चाहिए। 1500 पीस मीन्स 3 बॉक्स हो गया। देखिए एक बॉक्स में 50 पैकेट था, हर पैकेट में 10 पीस था, 50 × 10 500 पीस एक बॉक्स के अंदर होगा। तो 1500 पीस का 3 बॉक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1550 लिखता हूँ, 1550 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1500 पीस का 3 बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। एंटर कीजिए तो यहाँ पे लिखा रहा है 3 बॉक्स और 5 पैकेट है, ये 3-5, 3 बॉक्स 5 पैकेट्स। 5 पैकेट्स मीन्स एक पैकेट में 10 पीस, ठीक है। तो 50 पीस का 5 पैकेट हो गया, ठीक। आप चाहें तो ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 30, या मैंने लिख दिया 300 पैकेट्स, 300 पैकेट्स लिख दिया। इसका मतलब कि 3000 पीसेज हो जाएगा, क्योंकि एक पैकेट में 10 पीस हैं, ठीक है। 3000 पीसेज, इसका मतलब कि 6 बॉक्स हो गया, क्योंकि 500 पीस का पर बॉक्स है। तो ये आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं। फिर रेट आप पैकेट्स में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे पीसेज में भी दिखा सकते हैं, बॉक्स में भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 5 रुपये पर पीस का है, तो 5 रुपये पर पीस का मतलब क्या हुआ कि 300 पीस का 15,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन मैं पैकेट पे दिखाना चाहता हूँ, तो पैकेट पे क्या होगा, एक पैकेट में 10 पीस है तो 50 रुपये हो जाएगा। तो हमने कहा 50 रुपये पर पैकेट है, पर पीस तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है,
पर पैकेट कर देना है, तब भी 15,000 रुपये ही आएगा। देखिए 15,000 रुपये आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉक्स का रेट दिखा दीजिए। तो बॉक्स का क्या होगा, 500 पीस है तो एक बॉक्स का कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। तो हम दिखाएंगे 2500 रुपये पर बॉक्स यहाँ चेंज कर देना है, तो भी 15,000 रुपये ही आएगा। तो आप एज़ पर रिक्वायरमेंट रेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, फिर आप इसको सेव करेंगे। सो दिस इज़ ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर है। हम इस परचेज ऑर्डर का ऑल्ट पे प्रिंट आउट निकाल करके हम उस पार्टी के पास भेज देंगे या उस कंपनी के पास जिसको कि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने परचेज ऑर्डर दे दिया। परचेज ऑर्डर में सारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं अभी स्टॉक इंक्रीज़ नहीं हुआ होगा क्योंकि हमने ऑर्डर दिया है, स्टॉक आया नहीं है, स्टॉक हमारा ज़ीरो था, ज़ीरो ही है। हाँ, लेकिन री ऑर्डर लेवल जो हमने एक रिपोर्ट सेट किया था कि हमारे पास इतना होना चाहिए, इतने की कमी होगी तो फिर ऑर्डर दिया जाएगा। वहाँ देखते हैं क्या सिचुएशन है। डिस्प्ले में चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, री ऑर्डर स्टेटस, प्राइमरी। यहाँ पे देखिए तो डिकॉल टोटल जो है हर एक आइटम का ऑर्डर पेंडिंग है 200, 800, 3000, ठीक है। होना कितना चाहिए, 1000 पीस, तो इसके लिए 800 की कमी है। ये 800 पीस है, 2000 होना चाहिए तो 1200 की कमी है। ये 5000 होना चाहिए, 3000 का आपने ऑर्डर दिया है, इसका मतलब कि 2000 की कमी है। तो जितने जितने की कमी है शॉर्टफॉल, उतने पीस का फिर से कह रहा है कि आप ऑर्डर दे दीजिए, चाहे आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए चाहे आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो हमने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर देने के बाद अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन से आइटम का कितने कितने पीस का ऑर्डर पेंडिंग है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, क्लियर है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेज़र में पार्टी वाइज की देवराज केमिस्ट को हमने किस किस चीज़ का ऑर्डर दे रखा है, ठीक। अब मान लीजिए मैंने इस पार्टी को पेमेंट कर दिया एडवांस में 1 मई को, ठीक है। पार्टी नेम डेबिट देवराज केमिस्ट को 10,000 रुपये एडवांस पे किया तो एडवांस रेफरेंस लेना है, और फिर चेक से पे किया है तो कैनरा बैंक लेंगे और फिर हम इसको सेव कर देंगे, पार्टी नेम डेबिट टू बैंक। फिर मेरे पास 2 मई को गुड्स आया, किससे, F9 परचेज़ करेंगे। जब माल आएगा तो परचेज़ बिल आएगा तो बिल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, बिल को देख करके एंट्री करनी है देवराज केमिस्ट से। देवराज केमिस्ट पे जैसा आप एंट्री करेंगे, ध्यान रहे उस जो हमारे पास माल आ रहा है ना, ये माल जो हमने लास्ट ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के बदले में आ रहा है, तो ज़रूरी है उस ऑर्डर को इस परचेज से लिंक करना ताकि वो ऑर्डर जो पेंडिंग है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब आप इस पार्टी के नेम पे एंटर करेंगे तो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में ऑर्डर नंबर वो सिलेक्ट करेंगे जिस ऑर्डर के बदले में माल आया है, ज़रूरी है सिलेक्ट करना। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ जाएगा। आप देखेंगे आइटम का नेम वगैरह, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ परचेज का लेजर, इक्वल टोटल टैबलेट, क्वांटिटी अगर इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने परचेज ऑर्डर पे एंटर किया तो हमसे अब बैच नंबर पूछ रहा है, तो बैच नंबर बिल्कुल डालना होगा कि आइटम जब आया तो उसका बैच नंबर क्या है। फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को भी दिखाना है। यहाँ नीचे आकर के हमने कहा कि 2 मई 2020, और इसकी मान लीजिए 1 जनवरी 2020 मैन्युफैक्चरिंग है, 31 जुलाई 2020 एक्सपायरी है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड आइटम का अब बैच नंबर दिखाना ज़रूरी होगा। 1-2 बैच नंबर है, 2 फरवरी 20 को बना है, ये 31 अगस्त 20 को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बैच नंबर 13 है, ये 2 मई को बना है, 31 दिसंबर 2020 को एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को मेंशन कर दिया। एक आइटम को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ कि आइटम 3000 नहीं बल्कि 2500 पीस ही आया था। फिर एंटर करेंगे, हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसका 500 पीस पेंडिंग रह जाएगा। ध्यान रहे अब आपके पास माल आ रहा है 18,100 रुपये का, इसमें से आप पहले ही 10,000 रुपये दे चुके हैं, तो जो आप दे चुके हैं पैसा पहले ही उसको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के लिए क्या करना होता है, अगेंस्ट रेफरेंस, फिर यहाँ से वो 10,000 रुपये सेलेक्ट करेंगे जो हमने पहले दे दिया था। अब यहाँ पे लेंगे हम 10,000 रुपये और बाकी जो बच गया 8,100 रुपये उसको हमें न्यू रेफरेंस में डाल देना है 8,100 रुपये, जो कि अगले 30 दिनों में मान लीजिए मुझे पे करना है। अब आप चेक करेंगे तो स्टॉक आपके पास आ चुका होगा, ये स्टॉक है। Alt+F1 प्रेस कीजिए तो बैच नंबर शो करेगा। अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को देखना चाहते हैं तो फिर आपको प्रेस करना है F12 स्टॉक समरी के अंदर, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है शो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट को यस कर लीजिए। फिर यहाँ पे दिखा देगा कि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ये एक्सपायरी डेट है आइटम्स की, ठीक है। तो स्टॉक इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे सिर्फ पीसेज में शो कर रहा है, अगर आपको पैकेट या बॉक्स भी देखना है तो फिर आप F12 प्रेस कीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज़ अल्टरनेटिव यूनिट्स, इसे आप यस कर लेंगे तो फिर दिखा देगा कि ये 200 पीस का मतलब 10 पैकेट है और ये 2500 पीसेस का मतलब 5 बॉक्स हैं। क्लियर? ठीक है, जो ऑर्डर हमारा पेंडिंग में था वो पेंडिंग नहीं रहा। एक आइटम जो हमने 3000 पीस का ऑर्डर दिया था वो 2500 पीस हमने खरीदा है, जो कि 500 पीस पेंडिंग है। उसको देखने के लिए आप डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे, लेजर पेज है ऑल ऑर्डर पे, लेजर पे लीजिए और फिर पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे कि सैराडन टैबलेट का 500 पीस का ऑर्डर पेंडिंग है। अगर आपको ये आइटम चाहिए तो दोबारा से परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अगर कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो आपको ये फिर क्लोज़ करना होगा, यहाँ से क्लियर करना होगा। तो फिर आपको इस पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद जब यहाँ पे आप ऑर्डर की आउटस्टैंडिंग चेक करेंगे, अब इसमें से जितने पीस का आपको कैंसिल करना है या क्लोज़ करना है उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करना है, Ctrl+C। Ctrl+C प्रेस करने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा कि 500 पीस जो बैलेंस है उसमें से कितनी क्वांटिटी को क्लोज़ करना चाहते हैं। हम पूरे क्वांटिटी को क्लोज़ करना चाहते हैं तो 500 लिखेंगे। फिर यहाँ पे रीज़न पूछेगा क्यों कैंसिल करना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए, अब ज़रूरत नहीं है। फिर एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने बची हुई क्वान्टिटी को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी परचेज ऑर्डर के बाद परचेज़ की एंट्री। ठीक है, पार्टी के बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, लेज़र में, देवराज केमिस्ट का तो 18,100 रुपये इस बिल का बचा हुआ है। ठीक है, एक और मैं परचेज़ की एंट्री कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप रिपोर्ट को चेक करते हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, री ऑर्डर स्टेटस, तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास 200 पीस, 800 पीस और 2500 पीस क्लोजिंग है। इतना होना चाहिए, इतने की कमी है। अब मैं थोड़ा ज़्यादा परचेज़ कर ताकि क्वांटिटी हमारे लेवल से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर शॉर्टफॉल में कुछ नहीं आना चाहिए, ऑर्डर भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कुछ परचेज़ कर लेते हैं एक बार फिर से। परचेज़ किया हमने 31 मई को हमने परचेज़ किया। बिल नंबर ये है, हमने देवराज केमिस्ट से ही परचेज़ किया है बिना किसी ऑर्डर के, क्योंकि हमने पहले ऑर्डर दिया था, अब हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली परचेज़ कर रहे हैं। डिकॉल टोटल टैबलेट हमने परचेज़ किया है, ऑर्डर नहीं दिया था, नॉट एप्लीकेबल। बैच नंबर अगर कोई नया है तो नया डालिए, बैच नंबर 15 मान लीजिए आया है। क्वांटिटी हमने कहा कि 1500 पीस परचेज़ किया है। रेट सेम है, मैन्युफैक्चरिंग डेट 31 मई है, एक्सपायरी डेट 31 जनवरी 2021 है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही KCM टैबलेट है बिना ऑर्डर के, बैच नंबर नया है, 17 है, ये हमने 2000 पीस परचेज़ किया। रेट सेम है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका 2 अप्रैल 2020, एक्सपायरी है 31 दिसंबर 2020। सैराडन टैबलेट है, बैच नंबर न्यू है 28, ये हमने परचेज़ किया 4000 पीसीस और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1 मई 20, एक्सपायरी डेट है 31 अक्टूबर 20। एंड ऑफ लिस्ट दैन हमने सेव कर दिया। पूरा नया बिल है, फिर से न्यू रेफरेंस 38,000 का एक नया बिल आ गया, हमने परचेज़ कर लिया। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी कि हमारे पास अब उस पार्टी को जो पेमेंट करना है 46,100 रुपये। अगर आप स्टॉक को चेक करेंगे स्टॉक समरी में जाकर के, तो स्टॉक आपका बढ़ चुका है। ठीक है, अब उस लेवल को मुझे चेक करना है कि कितना पीस रीऑर्डर लेवल में हमने सेट किया था, कितने की कमी है और कितना हमें ऑर्डर देना होगा। तो फिर से हमें जाना है डिस्प्ले पर, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, फिर यहाँ से रीऑर्डर स्टेटस, देन प्राइमरी। आप देखेंगे कि 1700 पीस हमारे पास इक्वल टोटल है, होना चाहिए था रीऑर्डर लेवल के अकॉर्डिंग 1000 पीस, इसका मतलब कि लेवल से ज़्यादा है, तो कमी बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। हर एक आइटम ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी रीऑर्डर लेवल से स्टॉक हमारा एक्सेस होता है तो हमारे लिए फिर अच्छी बात है, ठीक बात। ठीक है, तो इस तरीके से फ़िलहाल हमने अभी सिर्फ 2 चीज़ों को यूज़ किया, ऑर्डर प्रोसेसिंग को और फिर रीऑर्डर लेवल को। ठीक है, और साथ साथ हमने बैच वाइज को भी यूज़ किया। एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एजिंग एनालिसिस भी हम करेंगे, स्टॉक के एज की एनालिसिस करते हैं। चला देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट स्टॉक्स है, डिफरेंट इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा आइटम कब कितने दिन में एक्सपायर हो जाएगा। देखिए, कब एक्सपायर होगा, कब बना है, डेट की अगर हम बात करें तो डेट हमें यहाँ से पता चल रहा है। स्टॉक समरी में Alt F1 प्रेस कीजिए, बैच नंबर आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी को देखना है तो इस स्टॉक समरी के अंदर F12 प्रेस करके आप इस ऑप्शन को यस करके ये ज़रूर देख पाएंगे कि आइटम कब बना है और कब एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है?
लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं पता चल पा रहा, मान लीजिए 31 मई को मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाले 30 दिनों के अंदर या आने वाले 45 दिनों के अंदर इनमें से कौन कौन से बैचेज हैं जो एक्सपायर हो जाएंगे। अभी तो ये सिर्फ 3 आइटम हैं, 6 बैचेज हैं, हो सकता है कि 300 आइटम हो, हज़ारों बैचेज होंगे। उनमें से फिर मुझे पता लगाना हो कि अगले 45 दिनों में कौन कौन सा बैच एक्सपायर होने वाला है, तो फिर ये काफ़ी टाइम लगेगा देखने में। हो तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अगर मैं सिर्फ 6 ही बैचेज में से अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 45 दिनों में कौन कौन सा बैच एक्सपायर होने वाला है, तो आपको सोचने में टाइम लगेगा, ठीक है। बट इतना टाइम नहीं है, तो टैली सिर्फ एक रिपोर्ट बना देता है, उस रिपोर्ट में जाकर के हम स्टॉक की एज की एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले पर, इन्वेंट्री बुक्स में और फिर एजिंग एनालिसिस में। यहाँ आने के बाद फिर आप डेट सेट करें कि कब जानना चाहते हैं 31 मई को। यहाँ पे 4 बातें हैं। हम एजिंग एनालिसिस में 4 रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। एजिंग, जिसको कि हम एजिंग स्टाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजिंग स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। एजिंग स्टाइल में 4 चीज़ें हैं। हम एक तो बाय डेट ऑफ परचेज देख सकते हैं, बाय डेट ऑफ, ये चीज़ मैं वहीं आपको दिखा देता हूँ। एजिंग स्टाइल को शो करने के लिए, चाहे सेलेक्ट करने के लिए हमें Alt+S प्रेस करना होता है, Alt+S प्रेस करना होता है। तो Alt+S जब आप प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि स्टॉक की एज जो है किस टाइप से चेक करना चाहते हैं, उसकी परचेजिंग डेट से देखना चाहते हैं, या उसकी एक्सपायरी डेट जो एक्सपायर हो चुका है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, या जिस डेट से वो बना है उस डेट से आज तक का देखना चाहते हैं, या एक्सपायर होने में कितना दिन बाकी है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं टू बी एक्सपायर लेना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 31 मई को जानना चाहता हूँ कि अगले 45 दिनों में कौन कौन सा बैच एक्सपायर हो जाएगा, अगले 90 दिनों में कौन सा बैच एक्सपायर हो जाएगा, या 90 से 180 दिनों में कौन सा बैच एक्सपायर हो जाएगा, या कौन कौन से ऐसे बैच हैं जिसको एक्सपायर होने में 180 से भी ज़्यादा दिन बाकी है। तो उसके लिए हमें लेना टू बी एक्सपायर, ठीक है। ये बात कर रहा है फ्यूचर की और ये तीनों बात करता है पास्ट की। तो टू बी एक्सपायर लिया हमने, तो ये कहता है कि अगले 45 दिनों में कोई भी बैच एक्सपायर नहीं होने वाला है, ये 3 आइटम्स हैं। अगले 45 से 90 दिनों में ये बैच एक्सपायर हो जाएगा, अगले 90 से 180 दिनों में इन बैचेस को एक्सपायर होना है, और 180 से भी ज़्यादा दिन बाकी है इतने आइटम्स को एक्सपायर होने में। आप बैच नंबर अलग अलग देखना चाहते हैं तो Alt+F1 प्रेस कीजिए, डिटेल ओपन हो जाएगी। अब देखिए ज़रा, कहता है डिकोल टोटल में 2 बैचेज़ हैं। एक जो बैच है 11 नंबर बैच, वो अगले 45 से 90 दिनों के बीच में एक्सपायर हो जाएगा, और दूसरा जो बैच है ये वाला 15, इसको एक्सपायर होने में 180 से भी ज़्यादा दिन बाकी है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे आइटम्स के बैचेस को आप देख पाएंगे। 12 नंबर जो बैच है वो अगले 90 से 180 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, और फिर 17 नंबर बैच जो है वो अगले 180 से भी ज़्यादा दिन बाकी एक्सपायर होने में, ठीक है। यहाँ पे जो एक रेंज बना हुआ है लेस देन 45 डेज़, 45 to 90, 90 to 180, मोर देन 180 डेज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पीरियड सेट होता है। आप इस एजिंग पीरियड को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको F6 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? F6। तो F6 प्रेस कीजिए, उस पीरियड को एज़ पर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर दीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250। तो इस तरीके से हमने पीरियड बना दिया और हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए पीरियड चेंज हो चुका है। एरो की से, राइट एरो की से आप चलेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पे बता रहा है कि अब इस बैच को एक्सपायर होने में 60 से 80 दिन बाकी है। मतलब कि 60 से 80 दिनों के बीच में एक ही बैच है जो एक्सपायर होगा। और भी हज़ारों आइटम्स होता है तो यहाँ पे और भी चीज़ें शो होती जो एक्सपायर होता है अगर 60 से 80 दिनों में। ये बैच है जो 80 से 100 दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला बैच 150 से 200 दिन के बीच में एक्सपायर होगा, और ये जो बैचेज हैं सारे 200 से 250 दिनों के बीच में एक्सपायर हो जाएगा। कोई भी ऐसा बैच नहीं है जिसको 250 से ज़्यादा दिन बाकी एक्सपायर होने में। इससे ये पता चल रहा है कि अगले 250 दिनों के अंदर अंदर हमारा सारा आइटम एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज़ नोन एज एजिंग एनालिसिस। ऐसे ही आप Alt+S प्रेस करके ये भी जान सकते हैं कि 31 मई तक कौन कौन से ऐसे बैच है जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ से आप बाई एक्सपायरी डेट लेंगे, ठीक है। इसमें आपको इस ऑप्शन को यस कर लेना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शो ओनली एक्सपायर बैचेस। मैं वो बैच देखना चाहता हूँ जो बैच एक्सपायर हो चुका है, तो यस करेंगे। अभी तक कोई भी बैच एक्सपायर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है 31 मई तक। अगर मैं इस डेट को आगे बढ़ा दूँ, रिपोर्टिंग डेट को अगर मैं 31 दिसंबर कर देता हूँ, वो बैच शो कर जाएगा जो 31 दिसंबर तक एक्सपायर हो चुका है, और किसको कितना दिन हो गया वो भी बताएगा। तो ये 3 बैचेस जो एक्सपायर हो गए हैं। चलते हैं एरो की से, यहाँ पे क्या रहा है, ये वाला बैच अगर 31 दिसंबर को आप रिपोर्ट चेक कर रहे हो तो ये बैच एक्सपायर हुए, इसको 60 से 80 दिन हो चुके हैं, ठीक है। और भी बैचेस हैं, देखते हैं। इसको 120 से 160 दिन, और इसको फिर 150 से 200 दिन। तो इस तरीके से आप स्टॉक की एज की एनालिसिस कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब कोटेशन और साथ साथ प्राइस लेवल लिस्ट को यूटिलाइज़ करेंगे हम। तो चलिए प्राइस लेवल लिस्ट में हम एक प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं डिफरेंट कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। पहले ही हमने होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर्स के लेवल को क्रिएट कर रखा था, लेकिन हमने रेट तय नहीं किया था। तो चलते हैं टैली में, यहाँ पे आएंगे आप इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पे प्राइस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट पे जाइए और प्राइस लिस्ट किस टाइप के कस्टमर के लिए सेट करना चाहते हैं वो लेवल सेलेक्ट कीजिए। आप यहाँ पे होलसेलर लिया मैंने, और वो रेट लिस्ट कब से अप्लाई करना है वो यहाँ पे आप डेट दिखाएंगे। जैसे मैं 1 जून से रेट नया अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे हम दिखाएंगे डीकॉल टोटल टैबलेट, जो भी आइटम्स है उसका जो रेट लिस्ट आप तय करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिया डीकॉल टोटल टैबलेट, फ्रॉम एंड लेस देन, फ्रॉम ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 पीस, ठीक है, क्योंकि हमने पीसेज में यूज़ किया है। तो 1 पीस से लेकर के कितने पीस से कम तक, जैसे हमने कहा डीकॉल टोटल टैबलेट जो है 1 से लेकर के 100 से कम, 100 से कम, लेस देन 100 का मतलब 99 पीस तक। अगर किसी होलसेलर को हम सेल करते हैं, कोई भी होलसेलर हमसे अगर 99 पीस तक डीकॉल टोटल टैबलेट लेता है तो हम उसको किस रेट पे देंगे। हमने 4 रुपये पर पीस पे परचेज़ किया, हमने कहा कि हम उसको 7 रुपये पर पीस पे देंगे, ठीक है, सेल प्राइस है। क्या इस 7 रुपये में कोई डिस्काउंट भी देंगे आप? हमने कहा नहीं देंगे। अगर वो 100 से ज़्यादा लेता है तो हमने कहा 100 पीस से ज़्यादा और 500 पीस के बीच में लेता हो, 500 से कम मतलब 499 पीस तक, तो फिर हम उसको 6 रुपये 80 पैसे में देंगे, ठीक है, और इसमें से हम उसको 2% डिस्काउंट भी देंगे। अगर वो 500 पीस से ज़्यादा लेता है तो हमने कहा 500 पीस से कितना भी ज़्यादा ले ले, डजेंट मैटर, फिर लास्ट में हमें कोई भी क्वांटिटी नहीं डालना है। 500 पीस से ज़्यादा लेता है तो फिर हमने कहा 6 रुपये 50 पैसे में देंगे और फिर उसको 3% डिस्काउंट देंगे। हमने किस रेट पे परचेज़ किया था वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आइटम पीसीएम टैबलेट लिया हमने। पीसीएम टैबलेट हमने कहा कि अगर वो 100 पीस तक, 100 से कम लेता है तो फिर हम उसको, परचेजिंग प्राइस है 6 रुपीज़, हमने कहा 9 रुपीज़ का देंगे। डिस्काउंट 2% है, 100 से 500 पीस के बीच में है तो फिर हमने कहा 8 रुपये 50 पैसे का है, डिस्काउंट 2% है। अगर 500 पीस से ज़्यादा है तो 8 रुपये का है, डिस्काउंट हम 3% देंगे। ऐसे ही सैराडन टैबलेट है, ये हमने कहा कि अगर 500 पीस से कम है तो फिर रेट रहेगा 8 रुपीज़, 8 रुपये का, और डिस्काउंट नहीं देंगे इसमें। 500 पीस से 1000 पीस के बीच में है तो फिर 7 रुपये का, और अगर 1000 पीस से ज़्यादा है तो फिर 6 रुपये का, ठीक है। इस तरीके से हमने सेट कर दिया। ये रेट लिस्ट है, दिस इज़ ओनली फॉर होलसेलर फॉर दिस डिफरेंट आइटम्स एज़ पर क्वांटिटी हमने सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है हिस्टोरिकल डिटेल, इससे पहले हम किस रेट पे बेचते थे, कितना डिस्काउंट दिया करते थे। अभी तक हमने बेचा ही नहीं है इसलिए हिस्ट्री ब्लैंक है सेल्स प्राइस के लिए। परचेज प्राइस इस रेट पे हमने ख़रीदा था, ठीक है, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही हमें रिटेलर और कंज्यूमर के लिए सेट करना है, ठीक है। रिटेलर के लिए 1 जून से रेट अप्लाई हो जाएगा। डीकॉल टोटल हमने कहा रिटेलर जो है अगर 50 पीस से कम लेता है तो 10 रुपये पर पीस, 1% डिस्काउंट, 50 से 100 के बीच में लेता है तो 9 रुपये 50 पैसे, 2% डिस्काउंट, 100 से ज़्यादा लेता है तो 9 रुपये और फिर 3% डिस्काउंट। ऐसे ही पीसीएम टैबलेट, ठीक है, हमने कहा ये भी 50 पीस से कम होता है तो 12 रुपये, जो भी रेट है आप सेट कर दीजिए। 50 से 100 के बीच में है तो फिर 11 रुपये, अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर हमने कहा 10 रुपये, 2% डिस्काउंट। तो इस तरीके से डिफरेंट आइटम का रेट लिस्ट सेट कर सकते हैं, ठीक। 50 पीस तक 15 रुपये, 2% डिस्काउंट, 50 या 50 से ज़्यादा है तो फिर हमने कहा 12 रुपये, 3% डिस्काउंट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सेल्स प्राइस सेट किया रिटेलर के लिए। फिर ऐसे ही कंज्यूमर के लिए सेट किया हमने। डीकॉल टोटल 10 पीस तक 15 रुपये, ठीक है, 2% डिस्काउंट। 10 से 50 के बीच में 14 रुपये, 3% डिस्काउंट। 50 से ज़्यादा है तो 12 रुपये, 5% डिस्काउंट। ऐसे ही पीसीएम टैबलेट लिया हमने 10 पीस तक 15, 10 से ज़्यादा, 50 से कम तो 14, 50 से ज़्यादा कितना ही हो तो 12। सैराडन टैबलेट 10 पीस तक 20, 10 से ज़्यादा है तो फिर 18। ये कंपनी के रिक्वायरमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको रेट लिस्ट सेट कर देना है। तो हमने ये रेट लिस्ट सेट कर दिया। ध्यान रहे
ये जो रेट लिस्ट है ओनली एट द टाइम ऑफ सेल्स अप्लाई होगा, परचेज में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो प्राइस लिस्ट सेट करने के बाद अब हम यूज़ करेंगे कोटेशन का। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर का, एक कंपनी का एक क्वेरी हमने रिसीव किया, जिसको कि हज़ार पीस हर एक आइटम चाहिए। ठीक है, तो अब हमें उसको रेट के साथ रिप्लाई करना है। वो एक होल सेलर है और जो हमने होल सेलर के लिए रेट लिस्ट सेट किया है वही रेट हमें उसको प्रोवाइड करना है और फिर हमें रिप्लाई करना है। तो सही मायने में रिप्लाई करने के लिए हमें कोटेशन यूज़ करना होता है। हम कोई ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर वो हमें ऑर्डर नहीं फाइनल कर रहा है कि हम ऑर्डर की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ हमसे अभी क्वेरी की है, तो क्वेरी का रिप्लाई करने के लिए हम कोटेशन भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कोटेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो सेल्स ऑर्डर वाउचर को ही यूज़ करना होगा। बस शर्त यह है कि सेल्स ऑर्डर वाउचर को ऑप्शनल वाउचर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी वाउचर को ऑप्शनल बनाने के लिए हमें F11 F1 से पहले F11 F1 प्रेस कर लेना। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो पहले एक्टिवेट है, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर को यस करना है। ठीक है, इसको यस करने के बाद फिर आप सेव कर देंगे। अब चलेंगे वाउचर में। वाउचर में यहाँ पे आपको Alt+ F5 प्रेस करना है सेल्स ऑर्डर के लिए। Alt+ F5 करने के बाद ये सेल्स ऑर्डर वाउचर है। अगर मैं इस सेल्स ऑर्डर को इसी सिचुएशन में यूज़ करूँ तो ये ऑर्डर माना जाएगा, बल्कि हम ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो कोटेशन की एंट्री कर रहे हैं। इसलिए इस वाउचर को हमें क्या बनाना है, पहले ऑप्शनल बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शनल बनाने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। Ctrl+L प्रेस करना है आपको। Ctrl+L जब आप प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शनल लिखा आ जाएगा। फिर जब आप इसके प्रिंट आउट को निकालेंगे तो यहाँ पे कोटेशन लिखा आएगा। क्लियर है, देखिए टॉप पे कोटेशन लिखा आएगा। अगर आप ऑप्शनल हटा देते हैं Ctrl+L प्रेस कीजिए, ऑप्शनल हट जाएगा। फिर जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे Alt+P करके तो आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर लिखा आएगा। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर वाउचर को ही कोटेशन और ऑर्डर में यूटिलाइज़ किया जाता है। बस फ़र्क ये है कि कोटेशन के लिए ऑप्शनल बनाना है और ऑर्डर के लिए ऑप्शनल नहीं बनाना है। तो Ctrl+L प्रेस किया हमने, ऑप्शनल बनाया। पार्टी का नाम हमने Alt+C करके पहले ही क्रिएट कर लिया था, अजय मेडिकल। उसके बाद यहाँ पे कोटेशन नंबर जो भी होगा, सेल्स का लेजर, देन यहाँ पे रिकॉल टोटल। ठीक है, 2 जुलाई को मान लीजिए हमने किसी से एक क्वेरी रिसीव की है, अब हम उसको कोटेशन का रिप्लाई कर रहे हैं। तो 2 जुलाई को हमने दिखाया है कि इस वाले बैच में से हमें 1000 पीस उसको भेजना है। तो जो भी हमने इस पर्सन के लिए, जैसे कि अजय मेडिकल एक होल सेलर है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, होल सेलर। तो होल सेलर के लिए जो भी हमने रेट लिस्ट सेट किया होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा रेट। ठीक है, एंटर करते ही रेट आ जाएगा, देख लीजिए। तो 1000 पीस पे ये रेट है और ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो इतना रुपया हमें उस आइटम को उससे रिसीव करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिक आ चुका है, नो नीड टू चेंज। 1000 पीस का मतलब है 50 पैकेट। ठीक है, हमने इसको सेव कर दिया। रेट डालना मैंने आपको परचेज में भी सिखाया था, आप इस रेट को पैकेट पीसेस में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे PCM टैबलेट लिया, फिर से इस वाले बैच में से 1000 पीस हमें उसको डिलीवर करना है। रेट ऑटोमेटिक आ गया 8 रुपये। तो जो भी हमने होल सेलर के लिए रेट सेट किया था, आप देख पा रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम चलेंगे। नेक्स्ट आइटम लेते हैं। नेक्स्ट आइटम क्या है, सैरेडन टैबलेट है, ये भी 1000 पीस। इसका रेट 8 रुपये, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है और फिर हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से सारे आइटम्स को शो करने के बाद अब आप इस एंट्री को सेव कर देंगे। ठीक है, बिना किसी GST के, बिना किसी एडिशनल एक्सपेंसेस के। एक टॉपिक और है एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल एक्सपेंसेस या एडिशनल कॉस्ट डिटेल। ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। टाइम की कमी की वजह से आज इस टॉपिक को नहीं करा पा रहा हूँ। अभी मैं इस टॉपिक को यहाँ से क्लास 5 में कॉपी कर देता हूँ ताकि मैं ना भूलूँ। ठीक है, तो क्लास 4 में एक टॉपिक मैंने कम कर दिया है, दैट इज़ एडिशनल एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सेल्स कोटेशन की एंट्री में प्राइस लिस्ट को भी यूज़ किया होल सेलर के लिए। ठीक है, इसका जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देखेंगे उस पर कोटेशन मेंशन होगा और फिर इसका प्रिंट आउट हम उस पर्सन के पास, अजय मेडिकल के पास मेल के थ्रू भेज देंगे। ठीक है, कोटेशन भेज दिया। कोटेशन भेजने के बाद फिर हमारे पास ऑर्डर आएगा, फिर एडवांस पेमेंट, देन फिर हम सेल कर देंगे। तो अब मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर आया। ठीक है, तो ऑर्डर लेने की एंट्री हम कौन से वाउचर में करेंगे, Alt+ F5 ऑर्डर वाउचर में। मान लीजिए 31 जुलाई को ऑर्डर आया है इसी पर्सन से, अजय मेडिकल से। ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन आप सेव करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे सेल्स ऑर्डर, मतलब कि SO। ठीक है, चाहे आप सिंपल ऑर्डर नंबर भी लिख सकते हैं। और फिर सेल्स, रिकॉल टोटल कितना, इस वाले
बैच में से 1000 पीस जो रेट है ऑटोमेटिक आ गया। ऐसे ही PCM टैबलेट इस बैच में से 1000 पीस, और फिर सैराडन टैबलेट इस बैच में से 1000 पीस हमने डिलीवर कर दिया। अब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो इस पर लिखा आएगा सेल्स ऑर्डर। ध्यान रहे सेल्स ऑर्डर में कंट्रोल L मत प्रेस करना, ऑप्शनल नहीं बनाना है। ऑर्डर प्रोवाइड करने के बाद जब हमने ऑर्डर का रिप्लाई कर दिया, सेल्स ऑर्डर की एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, स्टॉक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक हमारा कम नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर हम चेक कर पाएंगे कि किस पर्सन का हमारे पास ऑर्डर आया है, कब कितना किसको माल भेजना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चलिए और फिर यहाँ से देखिए सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में लेजर को सिलेक्ट कीजिए, पार्टी नेम, फिर यहाँ बता देगा कि हमें इस पर्सन को ये आइटम्स इतना इतना भेजना है। ठीक है, तो अब हमारे पास मान लीजिए एडवांस पेमेंट आया। ठीक है, F6 1 अगस्त को हमारे पास एडवांस में पैसा आया, पार्टी क्रेडिट 5000 रुपीज़ आ गया। एडवांस में आया है, मान लीजिए कैश आया। ठीक है, तो हमने कैश सेलेक्ट किया और हमने सेव कर लिया। अब 31 अगस्त को हम सेल कर रहे हैं। इससे पहले मैं पार्टी का रिपोर्ट चेक करा दूँ आपको। डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में कितना पैसा देना या लेना बाकी है, तो सही मायने में लेना नहीं बल्कि देना है, क्योंकि हमने एडवांस में ही पेमेंट ले लिया है। लेजर में जाइए, अजय मेडिकल देखिए, तो हमें उस पार्टी को 5000 रुपये देना है। जब भी पार्टी का बैलेंस डेबिट होता है तो हमें लेना होता है, जब भी पार्टी का बैलेंस क्रेडिट होता है इसका मतलब कि हमें उसको देना है, लायबिलिटी है, लिखा भी है कि एडवांस आपने लिया। ठीक है, 5000 रुपये क्रेडिट शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम उसको 31 अगस्त को सेल कर रहे हैं। उस ऑर्डर के बदले में हम क्या कर रहे हैं, 31 अगस्त को सेल कर रहे हैं। F8 किया, सेल्स किया। दिस इज़ बिल नंबर। अजय मेडिकल को हमने सेल किया। ध्यान रहे जब हम सेल कर रहे हैं तो सेल उस पेंडिंग ऑर्डर के अगेंस्ट में कर रहे हैं, ऑर्डर के बदले में कर रहे हैं, तो ऑर्डर नंबर लेना मत भूलना। ऑर्डर नंबर हमने सेलेक्ट किया, जैसे हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक आइटम का नाम, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रेट वगैरह ऑटोमेटिक शो कर देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ चुका है आइटम का नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ठीक है, हम इसे सेव कर देंगे। आप चाहें तो क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे बिल वाइज में क्या किया जाए। देखिए 20,065 रुपये का हम बिल इश्यू कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 रुपये हम पहले ले चुके हैं, तो जो हम ले चुके हैं उसको हम एडजस्ट करेंगे, जिसके लिए हमें लेना होता है अगेंस्ट रेफरेंस। जो ले चुके हैं वो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना एडजस्ट किया, और फिर जो बच गया उसके लिए न्यू रेफरेंस लेना है 15,065 रुपये, हम इसको सेव कर देंगे। तो जहाँ पार्टी का बैलेंस पहले 5,000 रुपये शो कर रहा था क्रेडिट, अब शो करेगा 15,065 रुपये डेबिट, क्योंकि पहले 5,000 रुपये हमें देना था, अब हमें उससे 15,065 लेना है। तो चेक करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में ही स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ही जा करके, आउटस्टैंडिंग में जा करके, लेजर में जा करके पार्टी के नेम को सिलेक्ट करेंगे। अब शो कर रहा है 15,065 रुपये डेबिट, जो कि हमें लेना है। ऑल्ट F1 प्रेस कीजिए, डिटेल बताएगा। जो ऑर्डर पेंडिंग में था, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, अब वो पेंडिंग नहीं है क्योंकि हम उसको माल दे चुके हैं। ठीक है, अब पैसा रिसीव करने की एंट्री आपको F6 रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए 1 सितंबर को बैलेंस अमाउंट हमारे पास आ गया। अजय मेडिकल 15,065 अगेंस्ट रेफरेंस, कैश आया तो कैश, चेक से आया तो बैंक, एंड देन सेव। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। चेक करते हैं ज़रा हमारा स्टॉक समरी क्या कहता है। ठीक है, अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को देखना है बैचेस के अकॉर्डिंग, तो F12 प्रेस करके आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट को यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको पैकेट पीसेज बॉक्स पे देखना है तो F12 प्रेस करके अल्टरनेटिव यूनिट्स को यस कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं, सॉरी, F12 से अल्टरनेटिव वाला ऑप्शन यस करना था। सो यूजिंग अल्टरनेटिव यूनिट्स, टेल को मैंने नो कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि इतने पीसेज मीन्स इतने पैकेट्स है, यहाँ पे कह रहा है इतने पीसेज मीन्स इतनी बॉक्स है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट लॉस को चेक करना चाहें तो इतना हमें प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफ़र करना मैंने फर्स्ट क्लास में सिखा दिया था। आप एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये लायबिलिटीज़ है हमारी सारी, और ये हमारे लिए असेट्स हैं। इतने की असेट्स और इतनी लायबिलिटीज़ है बिजनेस के अंदर। ठीक, एट लास्ट एक रिपोर्ट और चेक करा दूँ री ऑर्डर का। डिस्प्ले में चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, री ऑर्डर स्टेटस, और यहाँ देखते हैं तो यहाँ पता चल रहा है कि हमारे पास इतना इतना पीस स्टॉक है, जबकि इतना इतना होना चाहिए। 2 आइटम की कमी हो रही है, शॉर्टफॉल है, इतने इतने पीस का ऑर्डर देना होगा, इसकी कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट फीचर्स को हमने यूज़ किया। कोटेशन भी, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी, परचेज सेल्स भी, अल्टरनेटिव यूनिट्स, कंपाउंड यूनिट्स, बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, एज को भी चेक किया,
प्राइस लिस्ट भी हमने तय किया होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर के लिए, ताकि सेल करते वक्त रेट ऑटोमेटिक आ गया। और रीऑर्डर लेवल भी हमने यूज़ किया है। ठीक है, एक टॉपिक जो कि एडिशनल एक्सपेंसेज है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपने अच्छे से वीडियोस देखा है, कंप्लीट वीडियोस को देखा है, ज़रूर वीडियोस के बाद आपको क्लास समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानियाँ हो क्लास को समझने में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियोज़ अगर ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को